की दोहरी परीक्षा की घड़ी थी। सुबह से ये इंतजार था कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता उस पर ये पता चल जाता कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि आज उनकी न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है, उसकी अवधि जो खत्म हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो फिलहाल इंतजार की घड़ियां अब और बढ़ गई हैं। अब 29 तारीख को पता चलेगा कि आगे अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को ही रद्द करने की जो याचिका दाखिल की थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट 29 तारीख को सुनवाई करेगा। लेकिन इससे पहले इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल को भी क्या के कविता की तरह उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है, सीबीआई इस पर क्या करता है, ईडी की अपनी क्या दलीलें रहती हैं, क्योंकि 21 मार्च से गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी, फिर न्यायिक हिरासत, और आज तक ईडी ने उनके खिलाफ अब तक वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 9 समन आपने भेज दिए, उसके बाद आपने उन्हें 90 समन के बाद एन चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक आप कुछ ऐसा ठोस पेश नहीं कर पाए हैं जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि हमें एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार रखना अभी क्यों जरूरी है। ईडी के सामने ये सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल देश के लोकतंत्र के सामने भी है। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ होगा, इस पर ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आज एक खबर ये भी आई कि संदीप पाठक जो आपके नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगले हफ्ते से अरविंद केजरीवाल 2 मंत्रियों से जेल में मुलाकात करेंगे। ये बात तो शुरू से इस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन आज जो संदीप पाठक ने कहा है कि अब वो अगले हफ्ते से 2 मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, तो इस बात से भी ये समझा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार है कि अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में और रखने की साजिश की जा सकती है। ईडी किसी न किसी तरह उन्हें जेल में रखेगी, कम से कम चुनाव तक। ये तो इस समय ऐसा दिख रहा है। जी राजीव जी। केजरीवाल की पेशी उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में, और इधर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो हम आप तक रख रहे हैं। और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, और वहां के कविता की कस्टडी जो है वो जुडिशियल कस्टडी 23 तारीख तक बढ़ाई गई है, और कहा यही जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल की भी जुडिशियल कस्टडी जो है वो 23 तारीख तक बढ़ा दी जाए। और ये सब कुछ जैसा आप बता रही हैं शर्मित्रा जी कि ये सब कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं चुनाव से अरविंद केजरीवाल को दूर रखने के लिए। और यह दलील अभिषेक मनु सिंह भी वहां सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर रहे थे कि हमारे जो क्लाइंट हैं अरविंद केजरीवाल, इनको एक नहीं बल्कि 9 समन भेजा जाता है, और किसी हर समन पे ये जवाब देते हैं, लिखित जवाब इन्होंने दिया है, और इसके बाद 10वें समन के साथ ईडी के अधिकारी आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं उस दिन, जिस दिन आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा था। उसी शाम जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मटेरियल जो है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, और उसी दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद से कहानी में ट्विस्ट ऐसा कि अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में हैं और चुनाव का वक्त है। क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए सारी साजिशें रची गई हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ साथ एक नहीं बल्कि 3 बार अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हो चुकी है। पहली पेशी के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से 6 दिनों की रिमांड मांगी थी। 6 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी ने 4 दिन की और मांगी, और ईडी की 4 दिन की रिमांड और ग्रांट होती है। उसके बाद ईडी का कहना होता है कि हमें अब रिमांड पे अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए, तो यहां पर फिर न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जाते हैं तिहाड़ जेल, जिस तिहाड़ जेल में अभी से थोड़ी देर पहले भगवंत मान की मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, जल्दी से तुरंत सुन लेते हैं, और फिर उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप तक हम लेके आएंगे। पहले भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से मिलकर निकलने के बाद, सुनिए। बात ये कही कि संगठन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि आपने जगह जगह पे जाना है, और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए, वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये भी उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को कहा बदनाम किया जा रहा है। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। देखो पता क्या, देश में जो हालात हो गए हैं
किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें, पब्लिक की चिंता करें। स्वाद ठीक है, देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे। जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे, प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो। तो सुन रहे थे आप, यहां भगवंत मान सीधे कह रहे हैं आखिर क्या दुश्मनी है कि हमारे साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात यहां कहते हैं भगवंत मान, क्योंकि कई लोग यहां जेल में रहे लेकिन इस ढंग से बिहेव नहीं किया गया। हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के साथ जो बिहेव किया जा रहा है ये किसी आतंकवादी के साथ बिहेव करने जैसा है। ये सारी बातें यहां भगवंत मान कहते हुए, और कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो आप तक रखना चाहता हूं। कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की बढ़ा दी गई है। जी हां, एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की अब 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। और यहां से अरविंद केजरीवाल अब 23 अप्रैल तक फिर से तिहाड़ जेल में रहेंगे जल्दी से। और के कविता की भी जुडिशियल कस्टडी जो है वो 23 अप्रैल तक के लिए है। आज 15 अप्रैल है, आज से ठीक 7 दिन बाद 8वें दिन फिर से सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल की, के कविता की, इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई 29 तारीख को होगी। और इस बीच बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन नकेल कसने की कोशिश में दिखाई दे रहा है, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट। एक बार फिर से सर मित्रा जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ जोड़ना चाहती हैं, क्या कुछ आपके पास और अपडेट है? जी बिल्कुल राजीव जी, अब केजरीवाल जी की भी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ गई है। यही अनुमान भी लगाया जा रहा था क्योंकि के कविता को भी 23 अप्रैल तक रखा गया था। और जैसा कि मैंने अभी कहा आपको थोड़ी देर पहले कि संदीप पाठक, क्योंकि आपके नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी इतने जल्दी ये सारा मामला निपटेगा नहीं और केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश जो है या उनकी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। क्योंकि जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा ही था कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पे जो उन्होंने सवाल उठाया था, और अब सारा खेल इसी पर आकर सिमटता दिख रहा है कि चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 को है, फिर 26 को है और अगला फिर तीसरा 7 मई को है। और अब अरविंद केजरीवाल को 23 तक न्यायिक हिरासत में तो रहना ही है और उसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी वाली याचिका है इस पर 29 तारीख को सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर अभी आपके लोगों के लिए संघर्ष लंबा है। और ये जो भगवंत मान ने ये जो बात कही कि उनके स्वास्थ्य को लेकर या जिस तरह से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, खुली मुलाकात नहीं हो पाई, बीच में शीशे की दीवार, आतंकवादी जैसा उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, आपको याद होगा कि संजय सिंह ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी पत्नी तक को उनसे नहीं मिलने दिया गया, 2 सिटिंग सीएम्स को आप आपस में मिलने नहीं दे रहे हैं, ये कहा था। और उसके बाद सुनीता केजरीवाल से भी जो उनकी पत्नी है उनसे भी उनको नहीं मिलने दिया गया। इस बीच आज वीरेंद्र सचदेवा का जो बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष हैं उनका एक बड़ा बयान ये आया। उन्होंने आप पर तंज कसते हुए कहा कि ये आपकी विफलता का हैट्रिक है 3 संडे। मतलब उन्होंने शुरुआत की रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की रैली से, उसके बाद उसका जो सामूहिक उपवास था आपके नेताओं का 7 अप्रैल को, और उसके बाद जो कल उन्होंने 14 तारीख को ये मनाया संविधान बचाओ और तानाशाही विरोधी दिवस जो मनाया आपके नेताओं ने। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है, बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि ये तीनों पूरी तरह से फ्लॉप है। उन्होंने ये कहा कि आपकी राजनीतिक विफलता का हैट्रिक संडे था। जब से सांसद संजय सिंह जेल से आए हैं उनके और केजरीवाल परिवार के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। ये एक नया शिगुफा बीजेपी यहाँ खड़ा करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सुनीता केजरीवाल बार बार अरविंद केजरीवाल के संदेशों को पढ़ रही थी बाहर आकर। तो अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि संजय सिंह के बाहर आने के कारण अरविंद केजरीवाल के परिवार और पार्टी के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। और उनका ये कहना है कि संजय सिंह ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को ही नहीं बल्कि सबसे बड़बोली मंत्री आतिशी को भी पीछे धकेल दिया है।
और अब नित नए अभियान चलाकर खुद को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी, ये सब राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी और राजनीति के तहत ही तो आखिर गिरफ्तारी है। ये बात यहाँ कोर्ट में कहते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जब दलीलें अपनी पेश करना शुरू की तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिससे जो आपको झकझोर कर रख देंगी, ऐसी दलीलें मैं रखना चाहता हूं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम न सिर्फ आपकी सुने बल्कि ईडी की भी सुने और कुछ नोटिस जारी करना चाहते हैं। कुछ दलीलें पेश करने से पहले आपकी तमाम दलीलों को हम सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ बातें हैं जो लिखित रूप में, हलफनामे के रूप में हम तक आए और ये बातें ईडी से हमको पूछनी है और उनको नोटिस जारी करना चाहते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसी शुक्रवार को अगर आप तारीख दे दें, अगली तारीख इसी शुक्रवार यानी 19 तारीख को, तो बेहतर होगा। इसकी मैं मांग कर रहा हूं। यह बहुत ही असामान्य मामला है। यह एक ऐसा मामला नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसके लिए, और इसलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो सीबीआई के दस्तावेज हों या ईडी के, ये दोनों दस्तावेजों में एफआईआर और ईसीआईआर के और 8 आरोप पत्र हैं। कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है। इस याचिकाकर्ता का नाम कहीं नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? वो कहते हैं कि इस कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2022 से। मिलॉर्ड, सितंबर 2022 से इस कहानी की शुरुआत होती है और 9 नोटिसेस भेजे जाते हैं। हर नोटिस का हमारा क्लाइंट जो है वो जवाब देता है, लेकिन उन्हें 21 मार्च को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय और इन दोनों के बीच यानी सितंबर 2022 से लेकर 21 मार्च 2024 तक के बीच में अलग अलग लोग, एक जिसमें है 10 लोग हैं, जिसमें से एक व्यक्ति है शरत रेड्डी और 6 दूसरे लोगों द्वारा किसी भी ढंग से, मतलब बहुत सारे 16 बयान आए हैं, लेकिन उन बयानों में भी कहीं भी इनका उल्लेख नहीं है। सभी 16 बयानों में से 15 बयान जो हैं वो इनका नाम नहीं लेते हैं। एक बयान हमारे खिलाफ हो जाता है, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आ जाता है और उन्हें आदर्श आचार संहिता के समय यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय, जब देश में चुनाव का समय आता है, उन्हें मुख्य उद्देश्य के साथ, इस उद्देश्य के साथ, इस एम के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ताकि वो चुनाव में भाग न ले पाए, चुनाव प्रचार न कर पाए। ये बातें यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने आज रखी कोर्ट में। मुख्य रूप से जो बातें उन्होंने रखी हैं उन्हीं बातों को आप तक हम रख रहे हैं कि कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि एक तो न सीबीआई न ही, क्योंकि पहले इस केस को एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने सीबीआई के हवाले किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया। उसके बाद इस केस में एंट्री होती है प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कहें शॉर्ट फॉर्म में तो ईडी की, और ईडी ने गिरफ्तारी, एफआईआर, तमाम चीजें करना शुरू कर दिया। और यहां इतने सारे साक्ष्य, प्रमाण, गवाह, दलील, सब कुछ पिछले 2 साल से चलते रहे। सितंबर 2022 से लेकर 21 मार्च 2024 के बीच 16 बयान आते हैं अलग अलग गवाहों के जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 16 में से 15 बयान अरविंद केजरीवाल के बारे में नहीं होते हैं, कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं होता है, लेकिन एक बयान आ गया और उस पर आप गिरफ्तार कर लेते हैं। यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और अब इसकी सुनवाई, इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगाया गया है, ये वही केस है जो हाई कोर्ट में लगाया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में। और इस केस में साफ साफ डिमांड की गई है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो ये गिरफ्तारी उनकी इलीगल है, अवैध है, नाजायज है। और इसलिए यहां पर अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत रिहा किया जाए, बरी किया जाए, और इसीलिए बेल ना मांग करके सीधा उनकी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया गया है। यह पूरा का पूरा केस आप तक रखना चाहता था मैं। और थोड़ा सा इस केस में अब तक क्या क्या हुआ जरा अगर स्क्रीन पर ला सकते हैं तो ले आइए, समझना एक बार फिर से हमारे तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी पेश करना चाहता हूं कि अभी तक इस केस में क्या क्या हुआ है। देखिए, इस केस में अभी तक दिल्ली आबकारी नीति मामले में कब क्या कुछ हुआ, शुरुआत से जरा लेकर आइए कि
अभी तक हुआ क्या क्या है और वो आप तक हम रखना चाहते हैं। देखिए 17 सितंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की जाती है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की जाती है। इसके बाद आगे बढ़िए जरा, आगे क्या कुछ होता है इस केस में, आगे क्या कुछ होता है ये भी स्क्रीन पर लेके आइए। और 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी जो हैं यानी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ने इस नीति में घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी है एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। 22 जुलाई 2022 को, 8 जुलाई को पहले वो बताते हैं, 22 जुलाई को 2022 को एलजी ने नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की। उसके बाद क्या कुछ होता है, उसके बाद देखिए 22 जुलाई को यह होता है। 19 अगस्त को उसके अगले महीने सीबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर पे नहीं, गिरफ्तार नहीं किए, अभी छापे मारे। छापे मारने के बाद 22 अगस्त को, 19 के बाद 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। यह होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होता है। फिर सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया सितंबर में। और सितंबर में ही मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मार्च में 23 में गिरफ्तार होते हैं मनीष सिसोदिया। सितंबर में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा। इसके बाद यह समन का सिलसिला चलता रहा। अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जो अभी बेल पर रिहा हुए हैं। फिर 16 मार्च को बीआरएस की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया। 16 मार्च की कहानी है ये। ईडी ने गिरफ्तार किया बीआरएस की नेता को हैदराबाद में। उसके बाद उनको लेके दिल्ली आते हैं, जो आज रिमांड पे गई हैं फिर से 23 तारीख तक के लिए। और 21 मार्च 24 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। ये सब कुछ कैसे कैसे ये पूरा घटनाक्रम है, ये हम आप तक रख रहे हैं इस मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, वहां फिर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो आगे, उनकी जुडिशियल कस्टडी आगे बढ़ा दी जाती है। और कुछ क्या कुछ है अमलेंदु उपाध्याय जी? दूसरा यह कि राजीव जी, ठीक इसी समय आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। वहाँ जो है इसमें अब इस पर सुनवाई हो रही है और स्पेशल जज नहीं, दिल्ली कोर्ट में ही, राउज एवेन्यू कोर्ट में ही, मतलब मनीष सिसोदिया की उस पर शुरू हो गई है। और स्पेशल जज कावेरी बावेजा जो है वो इस मैटर को सुन रही हैं, तो उस पर भी सुनवाई हुई। अब देखना है कि मिलती है कि नहीं मिलती। हालांकि आशा कम है, क्योंकि जिस तरीके के कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, लोअर कोर्ट से खासतौर से, उनमें ईडी के केसेस में जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल समझा जा रहा है। तो इस तरीके से अभी समझा जा सकता है कि इसमें थोड़ी मुश्किल, लेकिन फिर भी एक ये अभी आ जाएगा इस पर भी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या फैसला आता है। जी जी जी, इधर सर्वमित्रा जी आपके पास क्या कुछ है? जी राजीव जी, बस यही अभिषेक मनु सिंघवी की जो आज की जो दलील है वो काफी गौर करने लायक है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये बताया है कि स्टोरी कहां से शुरू होती है और किस तरह खत्म हो रही है और किस मोड़ पर ले जाई जा रही है, इसको आज अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से रखा और उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट जो अपनी बातें रखी और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से 2022 से लेकर अभी 2024 अप्रैल तक किस तरह के सारे मामले चले हैं। और अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन के बाद 10वें सम्मन पर गिरफ्तार किया जाता है। 15 लोगों के बयान, 16 लोगों के बयान, और उसमें 16 में से केवल एक इंसान का जो बयान है, एक गवाह का बयान है, उसने खिलाफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी और उस पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत गंभीर बात जो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। इधर हम आपको ये भी आज एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि आज 21 जजों ने, पूर्व रिटायर्ड जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी है कि वहां पर कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है। इसके पहले कुछ वकील थे जिन्होंने इसी तरह की चिट्ठी लिखी थी। तो ये सारी चीजें एक और न्यायिक मामले में इधर चल रही है, न्यायिक पक्ष पर, जिस पे लगातार अभी सवाल उठ रहे हैं। और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ये कहा है कि गिरफ्तारी की टाइमिंग और लेवल प्लेइंग फील्ड हमको जो नहीं दी जा रही है, तो आज भी उन्होंने अपनी यही दलीलें पेश की। और इस बीच आज राउज एवेन्यू कोर्ट में, अभी जैसा अमलेंदु जी बता रहे थे कि मनीष सिसोदिया की भी जमानत पर सुनवाई हो रही है और संजय सिंह को जिस तरह से जमानत दी गई थी उसके बाद ईडी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी थी। तो ये उम्मीद बन रही थी कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं लग रहा है। तो इस पे भी अब ये संदेह बढ़ता जा रहा है कि आखिर अब ये मामला किस तरह जाएगा, क्योंकि अभी सीबीआई भी अभी इसमें उसकी एंट्री होनी है
और अगर सीबीआई इसमें आ गई तो फिर और क्या मोड़ लेगी चीजें, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, बीजेपी अपनी कर चुकी है, आपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया को जेल में रखे रहने का क्या मतलब है, ये अब सवाल भी जो है उठने लगा है। लोकतंत्र के लिहाज से भी ये सवाल उठने लगा है कि आखिर एक पार्टी के मुखिया को, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो इस बात की ओर इशारा, उन्होंने ध्यान दिलाया कोर्ट का कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई है, और उसके बाद अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई ये सवाल नहीं उठाए कि भाई आपने एक पार्टी के मुखिया को क्यों गिरफ्तार करके रखा है। तो अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं ठहरती हैं, और सुप्रीम कोर्ट 29 तारीख को इस पर किस तरह से मामले को ये सुनवाई होती है। अभिषेक मनु सिंघवी तो जो दलीलें पहले भी उन्होंने हाई कोर्ट में पेश की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में, वही दलीलें उनकी आगे भी रहेंगी कि गवाहों ने, केवल एक गवाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो दिया और 2 साल से मामला चल रहा है, और आपने ठीक चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार किया। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये गिरफ्तारी किसी राजनीतिक बदले की नीयत से की गई है, अभूतपूर्व घटना इसको उन्होंने बताया है। तो अब ये देखना होगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये पिछले बार की सुनवाई की थी जब उन्होंने कहा था कि अब इसका जवाब जनता देगी। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंपेन शुरू कर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो जेल का जवाब वोट से देना है। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल 23 तारीख तक तो न्यायिक हिरासत में हैं, तो अब देखना होगा कि आगे इसके बाद चीजें किस तरफ बढ़ेंगी। राजीव, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल 23 तारीख तक कोर्ट के आदेश अनुसार जुडिशियल यानी न्यायिक हिरासत में हैं, और यहां से आगे क्या कुछ होता है 23 तारीख को फिर से अरविंद केजरीवाल की पेशी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई जो है वो 29 तारीख को उधर सुप्रीम कोर्ट में होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके यहां कितना ईडी को परेशान कर दिया है, परेशानी में डाल दिया है, यह भी समझना जरूरी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ देखते हैं आप, ईडी कितना परेशान है यहां पर? ईडी से साफ साफ कोर्ट का कहना है कि आप 19A जो एक्ट है इसका, PMLA एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका जो है, और इसका अगर आप पालन नहीं करते हैं, चाहे वो 19 हो, चाहे 45 हो या 50 हो, 70 हो, कई सारे इसके जो इस एक्ट के जो धाराएं हैं, इसका पालन अगर नहीं होता है तो ईडी भी मनमानी नहीं कर सकती है। और यहां सुप्रीम कोर्ट हिदायत देते हुए ईडी को, कैसे यहां पर ईडी की नकेल कसते हुए दिखाई देता है आपको, कैसे ईडी परेशान यहां दिखाई देती है आपको? निश्चित तौर पर राजीव, जब ईडी का परेशान होना शुरू हो गया है, चूंकि जिस तरीके से अदालतों के अब शिकंजे कस रहे हैं, और ये बात कही जा रही है कि भाई आपको गिरफ्तार करने का, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राजीव जी ये दलील दी थी हाईकोर्ट में कि आपके पास गिरफ्तार करने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी आगे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। और यही बात राजीव जी आज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई आपके पास व्यक्ति आता है, तो अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। एंटीसिपेटरी बेल पे चर्चा हो रही थी, अमानतुल्लाह खां के एंटीसिपेटरी बेल पे, उस पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है इनको तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास इनका कोई मटेरियल नहीं है इनको गिरफ्तार करने का। अगर है तो आप गिरफ्तार कीजिए, नहीं है तो आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको धारा 19 जो है PMLA एक्ट की, उसका पालन करना होगा। अब राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में ये कहना जो है, ये निश्चित तौर पर ये नज़ीर है अब एक तरीके की। अन्य केसेस में अब ये नज़ीर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आदेश दे चुका है, तो ईडी को अब धारा 19 PMLA एक्ट की जो है उसका पालन करना होगा। अगर आपके पास कोई आधार नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब ये बंदिश ईडी के ऊपर लागू होना शुरू हो जाएगी, और तमाम केसेस में अब ये बातें राजीव जी कही जाएंगी, और यहीं से एक तरीके से कहा जाए जो ईडी का दुष्चक्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, वो अब टूटना शुरू होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं राजीव जी। ईडी के दुष्चक्र का टूटना, और उस पर जो बातें यहाँ आ रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है जो आप यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ से ईडी, क्योंकि आप देखिए जब संजय सिंह की जमानत मिलती है उस समय भी ईडी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा दिखाई देती है, और वहीं पर आप जानिए कि ईडी को संजय सिंह की जमानत का विरोध करते नहीं बना, और वहां पर संजय सिंह को जमानत मिलती है, और यहां से एक रास्ता खुलता है। लेकिन अभी जब ये चर्चा हम कर रहे हैं तो एक जमानत याचिका पर और बात चल रही है। वो जमानत याचिका है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री
मनीष सिसोदिया की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पर बहस चल रही है, बातें चल रही हैं, क्या कुछ वहां से निकल के आता है वो भी हम आप तक रखेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अमलेंदु उपाध्याय जी, और जल्दी से सर्वमित्रा जी, इस पर क्या कुछ अपडेट आपके पास, अगर कुछ अपडेट हो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले में जो कुछ चल रहा है उसको भी जरा हम उस पर भी चर्चा करें। और क्या लगता है कि लोअर कोर्ट से आखिर क्यों जमानत नहीं मिलती, हर मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों दिखाई देता है, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट पर निगाहें लोगों की टिकी होती हैं, लोगों के पास, जो जन सामान्य है उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकीलों को वो उतनी रकम दे पाए, उनकी फीस दे पाए, और इसलिए वो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में, मतलब ये एक अलग तरह का मसला है जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि आप लोअर कोर्ट से ये क्यों उम्मीद न रखें कि हमको, ये तो चलिए हाई प्रोफाइल केस है, मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, के कविता का, अमानुतुल्लाह का, ये सारे केस हाई प्रोफाइल हैं। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं इस देश में जिनके पास लोअर कोर्ट जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए भी यहां जानना जरूरी है कि आखिर क्या आपको लगता है कि यह मामला भी धीरे धीरे उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाएगा, मनीष सिसोदिया का? बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मनीष सिसोदिया का मामला भी। आपके पास आता हूं सर्वमित्रा जी, जरा अमलेंदु जी इसी पे अपनी बात जरा रखिए, फिर इनके पास आता हूं सर्वमित्रा जी के पास। देखिए राजीव जी, आप बहुत अच्छा आपने ध्यान दिलाया कि भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं तो अभी एक खबर आई थी राजीव जी थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने उस पर खबर बनाई, हम लोगों का वीडियो भी है वो, किस तरीके से कि बीजेपी के एक नेता के साथ कुछ लोगों का झगड़ा चल रहा था जमीन विवाद को लेकर, और उसमें ईडी ने समन भेज दिया उन लोगों को जिनके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, बस के किराए के, कि वो ईडी के दफ्तर जा सकें। यानी उन भूमिहीन दलित थे वो, उनकी ज़मीन थी, दलितों की, उस पर झगड़ा था एक बीजेपी के नेता का, तो उस पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए इसके लिए ईडी ने वो समन भेज दिया। ये खबर हम लोग क्या है, तो अगर मान लीजिए उसमें गिरफ्तारी हो जाती उस केस में, या हो जाएगी उस गिरफ्त में, तो वो व्यक्ति कैसे सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा जिसके पास ईडी के दफ्तर पहुंचने के लिए किराए के पैसे नहीं है, बस के किराए के पैसे नहीं है कि वो ईडी के दफ्तर में जाकर के पेश हो सके। अब आप समझिए राजीव जी किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग इस देश के अंदर हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सिर्फ 3% केसेस ऐसे हैं जिनमें राजनीतिक दलों के ऊपर जो है वो केसेस चल रहे हैं ईडी के, बाकी सारे जो हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो आप बाकी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी नेता ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है और उसको लेकर के झगड़ा है, उसमें जो ईडी जो समन इशू कर देता है, और उन लोगों के पास किराए के पैसे नहीं है, बस के किराए के, कि वो ईडी के दफ्तर जाकर के उसमें पेश हो सके। इस तरीके से राजीव जी केस ने, तो ये जिस तरीके के ईडी का दुष्चक्र राजीव जी रचा गया है, अब देखिए इसीलिए तमाम ये जो खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से उन कंपनियों से बीजेपी को चंदा मिला जिनके ऊपर ईडी के केसेस थे, उन कंपनियों ने चंदे बीजेपी को दिए हैं। ये बड़ी खबरें राजीव जी इस तरीके से आई हैं, और सुप्रीम कोर्ट का इसके लिए शुक्रिया बनता है कि ये सारी चीजें खुल करके सामने आई कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए पैसा उगाया गया। तो ये सारी चीजें इस तरीके सामने आई, तो ये साफ जाहिर करता है कि ईडी का इस्तेमाल राजीव जी सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा उगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं, और ईडी में जिस तरीके के प्रावधान किए गए पीएमएलए एक्ट को बदल करके, वो सारे प्रावधान इसीलिए किए गए थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सके और लोगों को परेशान किया सके। ये चीजें अब धीरे धीरे राजीव जी सामने आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच उधर जोरदार बहस चल रही है मनीष सिसोदिया के मामले में भी, और कोर्ट में वहाँ बहस चल रही है मनीष सिसोदिया के जमानत पे, और मनीष सिसोदिया के जमानत पे क्या कुछ चल रहा है वो भी स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन जो हैं वो ईडी की तरफ से अपीयर हुए हैं। एडवोकेट विवेक जैन जो हैं वो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपीयर हुए हैं, और हुसैन जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें इनको बेल नहीं देना चाहिए, और अपनी तरफ से ईडी की दलीलें चल रही हैं। अभी ईडी की दलीलें चल रही हैं, इसके बाद दलीलें इनकी भी चलेंगी। जैन की दलीलें भी, अब जो इनके वकील हैं मनीष सिसोदिया के, उनकी दलीलें भी अभी शुरू हो जाएंगी, शुरू हो रही हैं जबकि, और
वो सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। यहाँ मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिलती है कि नहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से, ये भी समझेंगे। एक बार फिर से सर्वमित्रा जी आप तक आना चाहता हूं, क्या कुछ इस केस में आपको लगता है लोअर कोर्ट में आखिर फैसले क्यों नहीं होते, लोअर कोर्ट से आखिर खाली हाथ क्यों निकलना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ रहा है? बिल्कुल राजीव जी, ये बहुत विडंबना है और ये हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही न्याय की आखिरी उम्मीद जो हम कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप याद करिए राहुल गांधी का मामला किस तरह से उन्हें मोदी सरनेम वाले मामले पर गुजरात की लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट दोनों जगह से उन्हें सजा भी हो गई और जमानत भी नहीं मिली और उनकी सांसदी भी रद्द हो गई और उसके बाद आखिरकार फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। तो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, अब ऐसा लग रहा है कि सबके लिए उम्मीद आखिरी सुप्रीम कोर्ट ही है। और ये तो सब सक्षम लोग हैं, राजनेता हैं, इनके हाई प्रोफाइल केस होते हैं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि आम आदमी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना यानी जिंदगी भर के लिए किसी न किसी तरह के चक्कर उसके पैरों में बंध जाना और जेब का खाली हो जाना, ये बहुत बड़ी विडंबना है जिसकी ओर बार बार ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने जो बात की कि 21 जजों ने, पूर्व जजों ने जो चिट्ठी लिखी सीजेआई को, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी के विचारों से मेल खाने वाले न्यायिक निर्णयों की चुनिंदा रूप से प्रशंसा करने और जो किसी के विचारों से मेल नहीं खाते उनकी तीखी आलोचना करने की प्रथा न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन के सार को कमजोर करती है। तो इनकी चिंताएं बड़ी वाजिब है कि ठीक है, हमें कोर्ट के न्याय जो फैसले आ रहे हैं उनकी समीक्षा जो है वो सही और गलत के आधार पर होनी चाहिए, इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि ये फैसला मेरे पक्ष में आया या मेरे पक्ष में नहीं आया। अपनी मर्जी के फैसले नहीं आए तो हम कोर्ट की आलोचना करें, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये 21 जजों ने चिट्ठी लिखी है तो क्या इन जजों का ध्यान इस बात की ओर क्यों नहीं गया कि लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यहाँ से जमानतें क्यों नहीं मिलती, यहाँ पर फैसले क्यों अटकाए जाते हैं, यहाँ पर तारीख पे तारीख क्यों मिलती है और क्यों आखिर हर किसी को न्याय के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और जहां सुप्रीम कोर्ट पर पहले ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और आज अभी हमको ये देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या फैसला आता है। हालांकि जिस तरीके से उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें जमानत बार बार नहीं दी जा रही जबकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, ये बताया जा रहा है, जबकि वहीं शरद रेड्डी को जमानत मिल गई थी कमर दर्द के आधार पर, ये भी एक बात आई थी। तो जब इस तरह के फैसले आते हैं तो सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। और दूसरी बात जिस और अमलेंदु जी अभी इशारा कर रहे थे, जो जिसका जिक्र उन्होंने किया कि ईडी को किस तरह से पूरा एक संवैधानिक संस्था जिसका काम अवैध धन की लेन देन की निगरानी रखना था, वो पिछले कुछ समय से किस तरह बीजेपी के लिए पपेट की तरह काम करने लग गई है, ये एक बड़ा आरोप विपक्ष का लगता है। और मेरा ख्याल है कि इस आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे संजय मिश्रा को बार बार उनके जो ईडी के डायरेक्टर थे उनको बढ़ाया जाता रहा और आखिर में यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को ही दखल देनी पड़ी कि भाई आपके पास कोई और नहीं है क्या। इससे दुनिया में हम सही संदेश नहीं जा रहा कि एक संस्था का मुखिया आपको कोई नया नहीं मिल पा रहा है और आप एक ही व्यक्ति को बार बार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तो मोदी सरकार के लिए जो एक्सटेंशन सरकार का भी नारा लगता है वो कहीं ना कहीं सही ही लग रहा है, क्योंकि मोदी के कार्यकाल में हमने ये देखा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर और अपने हिसाब से अपनी मर्जी के लोगों को बैठाया जा रहा है और उसके बाद मनमाने तरीके से काम किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे संजय सिंह का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, ये पूरा शराब घोटाला जिसके बारे में ईडी ने बहुत बड़ा शिबू का ये बहुत सारे हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, कई लोगों के बयान हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी और 2 साल से जांच चल रही है, उसके बाद भी एक पैसे का कोई लेन देन या मनी ट्रेल आज तक ईडी साबित नहीं कर पाई है। जबकि वहीं जो दूसरे आरोपी जो अब गवाह बन गए हैं, उन्होंने कैसे बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 50-60 करोड़ रुपए दिए, एक के पिता को टीडीपी से टिकट मिल गई, ये सारी बातें भी सामने आई हैं। तो इसका मतलब है कि ईडी को टूल बनाकर, ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार अपना निशाना साध रही है। फिलहाल निशाने पर आम आदमी पार्टी आई है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के साथ है।
बहुत मजेदार दलील चल रही है, दलीलें चल रही हैं उधर मनीष सिसोदिया के मामले में। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोअर कोर्ट्स में जो निचली अदालतें हैं वहां देरी के कारण बहुत सारी चीजें जो डिले है, जजमेंट में डिले जो है वो काफी कई केसेस को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाती हैं जिस मुकाम तक वो केस पहुंचना चाहिए। उसके कई जजेस बाद में रिटायर हो जाते हैं या काफी लंबे वक्त के कारण वो उन दलीलों को याद भी नहीं रख पाते हैं। ये सब कुछ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और खासकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से। आज उसी को तथ्य बनाते हुए जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं जैन, वो अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जितनी चीजें चल रही हैं मिलॉर्ड, ये सब डिले को ही संबोधित कर रही हैं, यानी कि देरी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। इस पे कोर्ट ने पूछा कि आपका इशारा क्या डिले की तरफ है, क्या आप जो अपनी बात रख रहे हैं उसी डिले पे हैं? तो उन्होंने कहा, जैन ने कहा यानी मनीष सिसोदिया ने कहा, जी यस मिलॉर्ड, आप जो कह रहे हैं, हालांकि वहां कावेरी बाबेजा जो मैडम कावेरी बाबेजा हैं, जज कावेरी बाबेजा, उनको कहा यस मिलॉर्ड, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और यही हमारा कहने का अर्थ है कि यहां देरी। तो इन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पे, और मेरिट और देरी में दोनों में फर्क है। तो इन्होंने कहा देरी ही मेरिट है, यानी कि आप लेट कर रहे हैं यही मेरिट है, हमारे केस की जो मेरिट है यही है। और क्या कुछ है अमलेंदु जी, कुछ इसमें और जोड़ना चाहेंगे? हुसैन यानी कि ईडी की तरफ से जो पेश हुए हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देरी के बारे में मैं पहले से अपनी बात रख चुका हूं, बता चुका हूं, विस्तार से बता चुका हूं। मैंने मुकदमे की कार्रवाई में ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई हैं जहां बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा कछुआ गति से आगे बढ़ रहा है, स्लोली एंड स्लोली आगे बढ़ रहा है। ये सब यहां कहते हुए हुसैन जो ईडी की तरफ से हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ईडी को जोरदार घेरने की कोशिश और उसमें सुप्रीम कोर्ट की उस बात को, सीजेआई चंद्रचूड़ की उस बात को लाते हुए कि आखिर मुकदमों को देरी से आप लेके जाते हैं, कछुआ गति से चलाते हैं, उससे जो क्लाइंट जो यहां भुक्तभोगी होता है उसको कितना परेशान होना पड़ता है, जो आरोपी होता है उसको कितना परेशान होना पड़ता है। यही सारी बातें यहां हो रही हैं। एक जबरदस्त दलील पेश करते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील जैन, क्या कुछ है अमलेंदु जी? और जी हाँ, बिल्कुल यही है। और अब जो मिस्टर हुसैन जो है, जोएब हुसैन जो है, वो तर्क रख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा है कि यदि अपराध की गंभीरता, मतलब अपराध की प्रकृति गंभीर है तो केवल देरी जो है वो जमानत का आधार नहीं है। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जहां हाई कोर्ट ने जांच में शामिल ना होने के प्रभाव के संबंध में एक टिप्पणी की है और वो कह रहे हैं कि साहब इस मामले को भी जो, मतलब ये जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, कोई आदेश देते समय इसको ध्यान में रखा जाए। अब ये देरी का जो आधार बताया जा रहा है वो अब विवेक जैन जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो इस पर अपना तर्क रखेंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि साहब जो देरी का जो आधार बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अपराध गंभीर है तो उसमें ये देरी का कोई आधार नहीं है। लेकिन यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है, खासतौर से मनीष सिसोदिया की राजीव जी जमानत याचिका पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई आपने अभी तक कोई पैसा बरामद नहीं किया, कोई मनी ट्रेल नहीं है और आप हर 3 महीने पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं और आदमी लंबे समय तक जेल में रहता है। तो ये आप, मतलब आप देरी क्यों होती है? तो सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में उठा चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी जब विवेक जैन जब इस पर अपनी बात रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी हवाला यहाँ पे देंगे राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हवाले की बात चल रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट की दलील जो वहाँ पर खासकर जो बात रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो बात यहाँ दलील के रूप में पेश की जा रही है और कहा जा रहा है कि देरी, और कोर्ट ने पूछा कि क्या आप डिले पे, देरी पे बात कर रहे हैं? तो यहाँ साफ साफ कहा गया यस मिलॉर्ड, हम उसी देरी की बात कर रहे हैं और डिले जो इस केस में हो रहा है, बार बार हमारे केस को लेट किया जा रहा है, हमारी जमानत याचिका पर बहस नहीं हो पा रही है, बार बार इस केस में इतनी सारी चीजों को लाया जा रहा है, यानी टाइम 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 एंड टाइम, यानी समय समय और सिर्फ समय, और यही मांगा जा रहा है। इससे जो आरोपी है उसके ऊपर भी गहरा असर पड़ रहा है। ये सारी बातें यहां करते हुए हुसैन जो हैं वो यहां डिफेंड करते हुए और मनीष सिसोदिया की तरफ से ये बातें रखी जा रही हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं सर मित्रा जी, आपके पास भी कुछ है इसमें?
नहीं राजीव जी, बस यही हम देख रहे हैं इस समय लगातार कि मनीष सिसोदिया के पक्ष रखते हुए ये जो बात कही जा रही है कि देरी की जा रही है जिस तरह से, तो ये वो सनी देओल की जो फिल्म थी एक, मेरा ख्याल है दामिनी फिल्म, उसमें उन्होंने जो डायलॉग दिया था कि तारीख पर तारीख, और ये जो एक संवाद है वो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर बिल्कुल एक ठप्पे की तरह लग गया। और आज ये देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां पर हुसैन जो है वो मनीष सिसोदिया का पक्ष जो रख रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि देरी हो रही है, उन्हें जमानत मिलने में किसी न किसी तरह की देरी की जा रही है, तो इससे ये बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस देरी की वजह क्या है। एक और आप अरविंद केजरीवाल को उन पर अब सुनवाई जो है वो 29 तारीख को होगी और 23 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में है, मतलब यहाँ भी अभी उनको छूटने में देरी दिख रही है। उधर मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जा रहा है, तो ये सारी देरी जो है ये एक तरह से अदालत के सामने भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। और अब ये देखना होगा कि इस पर अदालत आज ये जो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सुनवाई चल रही है इसका क्या फैसला आता है, ये हमको देखना होगा। जी राजीव जी, बहुत सारी चीजें इस बीच। हुसैन, आप जानते हैं हुसैन जो हैं, ये जॉय हुसैन, ये इधर से यानी ईडी की तरफ से खड़े हैं और जैन मनीष सिसोदिया की तरफ से हैं। और जॉय हुसैन जो बातें रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि भले ही वे योग्यता के आधार पर नहीं जा रहे हैं, यानी मेरिट के आधार पर नहीं, लेकिन मैंने लिखित दलीलें दायर की हैं। एक सार्वजनिक व्यक्ति जो नीति निर्माण के दायरे में है, इसने इसे इस तरीके से तैयार किया है जिसे थोक विक्रेताओं के एक समूह को लाभ हो। बहुत ही गंभीर अपराध है ये, इन सभी पर विचार किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत खारिज कर दी गई है, इनकी जमानत पहले सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर दी गई है, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये ईडी की दलील है, ईडी की तरफ से जॉय हुसैन की दलील, वकील जो खड़े हैं और वो अपनी बात यहां जबरदस्त दोनों तरफ से वार प्रहार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात की दलीलों पे दलील और समय पे समय की बात भी, डिले को लेकर यहां डिले को मेरिट बनाते हुए और यानी जमानत की का आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से भी बातें रखी जा रही हैं। और क्या कुछ है इसमें, कुछ है अमलिंदु जी? नहीं जी, अभी तो नहीं, आपने बता ही दिया। बाकी जो अभी है जो कह रहे हैं जो हुसैन जो है वो कह रहे हैं कि केवल जो है वो डिले जो है वो केवल आधार नहीं है जमानत का, वो ये मतलब बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वो कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के उसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो उनको भी देख लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से इनकी याचिका जो है जमानत की याचिका वो पहले खारिज हो चुकी है, ये एक दलील दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब याचिका खारिज हो चुकी तो उस समय जमानत की याचिका के आधार कुछ और रहे होंगे, वहाँ डिले का आधार नहीं था। अब यहाँ राजीव जी यही फंस रहे हैं जाकर के। मुझे लगता है कि जो हुसैन जो ईडी के वकील हैं वो जो जमानत याचिका आधार मतलब सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने का आधार दे रहे हैं, तो वो आधार यहाँ अलग है। यहाँ इस पर गया है कि चूंकि डिले किया जा रहा है और जानबूझ के डिले किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के वकील का कहना यह है कि इसको डिले किया जा रहा है, तो डिले के आधार पर गए हैं। और जो जोएब हुसैन जो तरफ दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका पहले भी खारिज कर दी है। तो याचिका पहले खारिज की है वो दूसरे आधार पर थी, वो डिले के आधार पर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि इस पर सवाल उठाया कि आप डिले कर रहे हैं इसको और आप जांच पूरी नहीं कर रहे हैं, आप हर 3 महीने पे एक चार्जशीट लेकर के सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले जाते हैं। तो इसका मतलब राजीव जी ये कि अब ईडी के वकील जो है वो अपनी दलीलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितना घिरते हैं ये तो जो है राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश है वो बताएगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ईडी जो है अपनी दलीलों के बीच घिरते हुए नजर आ रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की तरफ से जोएब हुसैन जो है वो अपनी दलील रख रहे हैं। और थोड़ी देर में फिर से जैन जो मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। यहां पर बिल्कुल दलीलें पेश की जा रही हैं, दलीलों को काटा जा रहा है और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो है सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो साथी दोस्त हमारे शुभचिंतक जो बाद में इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को बाद में देख रहे हैं, उनके सामने कोर्ट की 3-4 प्रमुख चीजें, अहम चीजें आप तक रखना चाहता हूं। पहली बात, आज सुबह से एक इंतजार था कि दिल्ली के में जो स्थित है देश का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, वो आज सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल के उस केस पर सुनवाई करने वाला था जिस पर अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है कि हमारी गिरफ्तारी ही इलीगल है, अवैध है, नाजायज है। और इस पर सुनवाई हुई 57वें नंबर पर, 57th नंबर की लिस्ट में, मतलब लिस्ट में 57वें नंबर पर इनका नाम था। और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई उसमें बहुत सारी दलीलें पेश की गई। अभिषेक मनु सिंह भी इनके सामने खड़े थे, इनके साथ खड़े थे अरविंद केजरीवाल के साथ और ईडी के सामने। सॉलिसिटर जनरल थे उधर सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और इन्होंने अपनी बातें रखना शुरू की और कहा कि दिल को झकझोर कर रख देने वाली कुछ
दलीलें आप तक पेश करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि ये केस जो है देखिए एक लंबे समय से चल रहा है और कितनी सारी चार्जशीट, कितने सारे इसमें गवाह, बयान सब कुछ आ चुके हैं, लेकिन आखिरी में एक दो बयान आते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ECIR और उसके अलावा जो जितने गवाहों के बयान हैं उनमें कहीं भी आरोप पत्र जो है उसमें भी कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आता है, लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है ताकि इन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा जाए। और गिरफ्तारी भी इनकी तब होती है जब देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, यानी आदर्श आचार संहिता चुनाव के कारण जो लागू है उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया जाता है 21 मार्च को। और इस प्रकार जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं कि ईडी को आप समय दें, नोटिस भेजें, तो उसके लिए सुनवाई की अगली तारीख अगर शुक्रवार तक आप कर दें, 19 अप्रैल को कर दें तो बेहतर होगा मिलॉर्ड। अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलील जो है काम नहीं आई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि इसको हम 29 तारीख को सुनेंगे, लेकिन 24 तारीख तक ईडी को नोटिस हम भेज रहे हैं, उसका जवाब देना हलफनामे के साथ जरूरी है। तो ईडी को 24 तारीख तक इस पर जवाब देना है, 29 तारीख को सुनवाई होगी। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो 29 तारीख तक टल गया, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है। एक मामला ये। दूसरा मामला अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड ही राउज एवेन्यू कोर्ट में आया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाई जाए, खत्म की जाए, ईडी फिर से अपनी गिरफ्त में उन्हें हिरासत में ले, ये सारी बातें, क्योंकि आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। 2 बजे अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है। 5-7 मिनट में यह खबर आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है वो 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी अगले सोमवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। फिर से उनकी अगले सोमवार को इसी 2 बजे सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। तीसरी खबर, उसी राउज एवेन्यू कोर्ट से एक खबर और आती है। इनसे पहले अरविंद केजरीवाल से पहले के कविता को पेश किया जाता है, क्योंकि के कविता जो BRS भारत राष्ट्र समिति और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, खुद भी राजनेता हैं, वो भी गिरफ्तार की गई हैं इसी दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में, और घोटाला कहा जाता है जिसे कहा जा रहा है इस मामले में, और उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी जाती है 23 अप्रैल तक ही, यानी अगले सोमवार तक ही। अब चौथा केस, यह आपने देख लिया, चौथा मामला इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में। यहां पर इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल और के कविता के अलावा एक नाम और है, वो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। उन्होंने जमानत याचिका दायर की हुई है लोअर कोर्ट में, और मनीष सिसोदिया के वकील जैन साहब जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और उधर हुसैन साहब बात रख रहे हैं अपनी ईडी की तरफ से। और उसमें जो जितनी चीजें हो रही हैं वो पल पल की रिपोर्ट, जो कुछ छन छन के हमारे पास जो चीजें आ रही हैं सीधे कोर्ट रूम से, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। अगर आप दोनों में से, चाहे अमलेंदु जी आपके पास कुछ हो तो जरा उसको अपडेट कीजिए कि क्या कुछ है। अब वो जो जोएब हुसैन है वो बता रहे हैं कि ये केस है क्या, मतलब अदालत को समझा रहे हैं कि केस क्या है। कि वो कह रहे हैं कि साहब 7% का लाभ जो था मार्जिन को वो बढ़ा के 12% कर दिया गया, इसको उचित ठहराने के लिए कोई बैठक नहीं की गई, कि कोई मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई, ये मतलब उन्होंने बताया कि और इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया गया, और कि पहले से भी नहीं था अब भी नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं हुआ। अब मतलब वो केस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केस क्या है और मनीष सिसोदिया की उसमें क्या संलिप्तता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बताने की कोई कोशिश नहीं की जा रही कि डिले क्यों हो रहा है और आप डिले क्यों कर रहे हैं, जिसके आधार पे वो जमानत के लिए गए हैं। तो अब बाकी आप कुछ भी बताते रहिए, उसका क्या है। जो असली बात है वो ये है कि डिले जो है, जज साहिबा ने पूछा भी विवेक जैन से, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, कि आप क्या केवल डिले पे ही फोकस कर रहे हैं। उनका यस, मैं डिले पे ही फोकस कर रहा हूँ कि क्यों डिले किया जा रहा है, इस पर फोकस किया जा रहा है, और डिले के आधार पे ही जो जमानत मांगी जा रही है। तो डिले का आधार क्या है, ये अभी तक जो जोएब हुसैन साहब नहीं बता पाए हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि मामला गंभीर है, तो डिले के आधार पे जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती है। तो अब देखिए राजीव जी आगे क्या होता है। अभी तक ये बिल्कुल 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 सर, मित्रा जी आपके पास भी कुछ है इस पर अपडेट? जी बस वो अमलेंदु जी जो कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। विवेक जैन ने जब ये कहा कि डिले इज द मेरिट, मतलब वो ये बता रहे हैं कि उनको बार बार देरी हो रही है और यही हमारा
इसी को हम आधार बनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनसे जमानत की मांग करते हैं। तो हुसैन जो है, जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना था कि द एससी हैज सेड दैट मेयर डिले इज नो ग्राउंड फॉर इंटरिम बेल बाय साइटिंग आर्टिकल 21। मतलब वो संविधान की धारा आर्टिकल 21 का हवाला देकर और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को ये बताते हुए कि ये मामला गंभीर है, इसीलिए इसमें डिले कोई मामला नहीं बनता है। ये हुसैन की दलील है, ईडी के वकील हैं जो ईडी का पक्ष रख रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये क्योंकि वो मनीष सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री रहे और वो पब्लिक पॉलिसी यानी वो जो नीतियां बना रहे थे और उसमें अगर वो एक समूह को लाभ पहुंचाने वाले काम करते, तो इसीलिए वो उनकी जमानत को खारिज करवाना चाहते हैं, उनको जमानत नहीं देना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर विवेक जैन इस बात को रख रहे हैं कि उन्हें देरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हुसैन अगर इस बात को मान रहे हैं कि वो पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, मनीष सिसोदिया यानी कि वो जनता के द्वारा निर्वाचित उप मुख्यमंत्री, मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक रहे और फिर दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और जनता के लिए नीतियां बनाने का काम अगर वो कर रहे हैं, तो फिर अदालत शायद इस बात पर भी विचार करेगी कि ठीक है, अगर एक समूह को उनसे लाभ पहुंचा तो पहली बात तो आप ये बताइए कि किस तरह का लाभ उन्होंने लिया। पहले तो ऐसे बताइए कि वो कहाँ रखे हैं, कितने का लाभ उनको मिला, ये भी तो फिर बात सामने आनी चाहिए। इस चीज को तो ईडी अभी तक साबित नहीं कर पाई है। और अगर वो पब्लिक पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व रह रहे हैं तो ये उनके, तो फिर इससे जनता को कितना नुकसान हो रहा है, ये बात, इस बात पर भी शायद अदालत विचार करेगी। जी राजीव जी। अदालत क्या कुछ विचार करे। इधर अभी सब कुछ जितनी दलीलें हैं मनीष सिसोदिया के मामले में, एक तरफ विवेक जैन, दूसरी तरफ जो हुसैन, और दोनों हुसैन जो हैं वो ईडी की तरफ से अपनी बात, अपनी दलीलें रख रहे हैं और उधर जैन साहब जो हैं वो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं। और हुसैन साहब जो बातें रख रहे हैं उसमें वो उन तमाम मसलों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी भी तरह से इनकी जमानत ना मिले, इन्हें जमानत ना मिले, वो सारी बातें, और चाहेंगे भी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मनीष सिसोदिया को रखा जाए। लेकिन डिले इज द मेरिट, यहां कहना है जैन का। और ये मेरिट कैसे है, और इसके लिए तर्क देते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिनों पहले यही कहा है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें, अभी तर्क जो हैं वो आना बाकी हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। एक बहुत ही गंभीर केस जो है यहां दिखाई देता है। इस केस को और आगे कैसे देखते हैं आप, अमलिंदु जी? अब देखिए राजीव जी, अब ये जो जिले पे मामला जा रहा है, मुझे लगता है कि इस पे जिले पे चूंकि अभी तक कोई बातें नहीं रखी जा रही। अब वो सेक्शन 3 जो PMLA की है उसका हवाला दे रहे हैं जोएब हुसैन जो है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गंभीर उसके रूप में लिया है, गंभीर क्राइम के रूप में लिया है मनी लॉन्ड्रिंग को, इस तरीके की वो तर्क दे रहे हैं। तो गंभीर क्राइम के रूप में लिया है तो ठीक है, गंभीर क्राइम के रूप में है तो गंभीर क्राइम तो माना गया, लेकिन आपके पास सबूत क्या है, आपके पास रिकवरी क्या हुई है, डिले क्यों हो रहा है? सवाल तो वहाँ यही जा रहा है, बहस इसी बात पे हो रही है कि आप डिले क्यों कर रहे हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी कि अगर ये डिले पे मामला जाता है और माननीय न्यायालय जो है वो इस पर डिले के जिस पे आधार पर जमानत याचिका दाखिल की गई है, इस पर अगर विचार करता है तो मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, चूंकि इसमें डिले बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बार-बार सुप्रीम कोर्ट की भी इसी केस में टिप्पणी है कि आप बीच बीच में सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं ताकि जमानत में डिले हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसके आलोक में राजीव जी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी ध्यान रखेगा। और डिले जिस तरीके से किया जा रहा है और ईडी के पास डिले का कोई आधार नहीं है, चूंकि इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है जमानत मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर मामला। और ईडी के सामने ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप जब भी जमानत की बात आती है, कुछ और मसले की बात आती है, आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेके आ जाते हैं और कहते हैं आपकी नहीं, अभी हमको इनकी जरूरत है। ये सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लेकर आने का मतलब ये वैसे ही है जैसे अभी सर्वमित्रा जी कह रही थी दामिनी फिल्म का डायलॉग, जिसमें तारीख पे तारीख, यानी आप तारीख पे तारीख की तरह सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लेके आ रहे हैं और चाहते हैं कि आरोपी को बेल ना मिले। और यहां उसी को एक ग्राउंड बनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट की बातों को ग्राउंड बनाते हुए यहां अब केस जो है आगे बढ़ाने की कोशिश विवेक जैन की तरफ से। और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे यहां चर्चा हो रही है। और जैसा आप बता रहे हैं अमलिंदु उपाध्याय जी कि आने वाले समय में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का मामला तो अभी आगे है, लेकिन मनीष सिसोदिया को इस पर जमानत मिल जाए। अगर जमानत मिलती है तो क्या ये राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलेगी, क्या उनको जमानत हाई कोर्ट से मिलेगी, या जमानत के लिए क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना होगा और खटखटाने का इंतजार करना होगा। ये एक लंबा
जो प्रोसेस है और तारीख पे तारीख का मामला है, कितने दिनों तक और इंतजार करना होगा और क्या यहां से जुडिशरी में कोई रिवाइवल हम देखेंगे, क्योंकि आज ही अभी चर्चा हो रही थी। इस बीच बहुत सारी चीजें जो हैं वो फाइल फोटोज आपके पास हम रख रहे हैं। ये मनीष सिसोदिया की ही कुछ फाइल फोटोज हैं जो एक स्कूल का कैसे कायाकल्प होता है, बदलता है स्कूल की पूरी जो पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है, पठन पाठन की प्रक्रिया को चेंज कर दिया जाता है, ये सब कुछ है, सामग्री चेंज हो जाती है। ये सब दिखाने की कोशिश होती रही मनीष सिसोदिया की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। स्कूल और अस्पताल, इन दोनों को आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा टूल बनाया था और स्कूल और अस्पताल के दम पे ही, और इसके बाद कुछ जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इनको बिजली पानी की सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाएं, कैसे दिल्ली में महिलाओं को बसों में फ्री सुविधा उपलब्ध हो, बसों में उनका आवागमन फ्री हो, ये सारी बातें। और इसी कारण अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि दिल्ली के एलजी ने भी ये माना कि इससे यहाँ के गरीब तबकों को बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए उन सारे स्कीम्स को हम अभी कंटिन्यू रखेंगे। और इस